देश में जो घोटाला चल रहा है, अकेले चुनाव आयोग के पास पावर है रोकने का, और चल रहा है तो इसका मतलब अकेला चुनाव आयोग ही करवा रहा है। तो आने वाले समय में हम दिल्ली में चुनाव आयोग के विरोध में भी एक बड़ा, जैसे नागपुर गए थे ना लाखों लोग लेकर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, उसी तरह से बड़ा मोर्चा लेकर जाएंगे चुनाव आयोग को। ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आपके फूलपुर में पहुंची। मैं ईवीएम मशीन में घोटाले से संबंधित केवल 2-3 बातें ही बताना चाहता, बहुत ज्यादा बातें नहीं बताना चाहता। पहली बात, ईवीएम में घोटाला होता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये निर्णय दिया तो चुनाव आयोग की बात सुनने के बाद दिया। मैं जो बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में आया, चुनाव आयोग की बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात सुनी, सुनने के बाद चुनाव आयोग के विरोध में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हो गया फाइनल। न मैं कह रहा हूं न कोई XYZ नहीं कह रहा है, मेरे पास संवैधानिक अधिकार नहीं है। मैं वामन मेश्राम संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अथॉरिटी है। और जो संवैधानिक अथॉरिटी है उसने कहा ईवीएम में घोटाला होता है। जैसे जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डायरेक्ट कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ईवीएम का उपयोग चुनाव आयोग में नहीं हो सकता, चुनाव में नहीं हो सकता, बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फेयर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये तीनों शब्दों को मिला दो तो सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव करवाया जा रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई है तो ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, कोई और नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। एक तो ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। दूसरी बात कहना चाहता हूं, दूसरी बात क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया तो ये खबर सारे देश के अखबारों में और टीवी चैनलों में आनी चाहिए थी। स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर वामन मेश्राम भाषण कर रहे हैं और उसकी खबर आप नहीं छाप रहे हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, नहीं छाप रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसकी खबर आप नहीं छाप रहे हो, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को आप ब्लैकआउट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को आप ब्लैकआउट कर रहे हो।
ये तो बहुत ज्यादा गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट को आप ब्लैकआउट क्यों कर रहे हो? क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा 3.5% ब्राह्मणों की सरकार बनाने का काम कर रहे हो। संविधान क्या कहता है? संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है, मान लो 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे, एक को 40% वोट पड़ा, एक को 35% वोट पड़ा और एक को 20% वोट पड़ा। तो संविधान क्या कहता है? जो 40% जो वोट है जिनके, वो चुनाव जीत जाएंगे। मगर ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है। वो 3.5% को 35% कैसे बनाएंगे? 3.5% को 35% कैसे बना रहे हैं? नहीं बनाया जा सकता। तो 3.5% को 35% बनाने का काशीराम जी कहा करते थे, एक तरीका है। वो क्या है? पैसे से वोट खरीदो तो भी असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। माफिया गुंडागर्दी से डराकर वोट ले लो, वो भी असंवैधानिक है। तीसरा है मीडिया। मीडिया में गलत खबर को छापो, जो मैं बोल रहा हूं उसको मत छापो, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उस खबर को मत छापो। तो इसका मतलब है मीडिया झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आया, वर्ल्ड लेवल का रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट है, इसका टाइटल है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन आगे कौन पीछे। तो भारत का नंबर 180 देशों की सूची में 150वें नंबर पर है। यानी केवल 30 देश ही भारत से अच्छे हैं। 30 देश जो है, और भारत जो है 150वें नंबर पर है। इसके मतलब ये है कि 149 जो देश है वो कंपैरेटिवली भारत से ठीक है। भारत का नंबर 150वां है। यानी कितना घटिया भारत में जो मीडिया है, ये वर्ल्ड लेवल का रिपोर्ट है कि भारत का जो मीडिया है वो मीडिया कितना घटिया है। तो 180 में से भारत के मीडिया को नंबर मिले 150, मेरिट में है। भारत का घटिया में भारत का मीडिया मेरिट में है, डिस्टिंक्शन में नहीं है, मेरिट में है। और मेरिट में क्यों है? इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसी वजह से भारत के मीडिया ने इस खबर को नहीं छापा। इसका मतलब यह है मनी, पैसे से लोगों के वोट खरीदे जाए, फिर गुंडागर्दी माफिया से वोट खरीदे जाए, वोट गुंडागर्दी से लिए जाए। तीसरा है मीडिया। मीडिया के द्वारा जो सही और सच्ची खबरें हैं वो ना छापी जाए। मीडिया भी इस घोटाले में शामिल है। अब चौथा इसमें आयाम आ गया है मशीन।
इतना सारा घोटाला करने का आधार होने के बाद भी ये लोग चुप नहीं है और मशीन का भी सहयोग ले रहे हैं। और उस मशीन का नाम है ईवीएम मशीन। तो ईवीएम मशीन, इसके आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। फिर दूसरा जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ईवीएम मशीन से घोटाला होता है, इसको रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। ये दूसरा निर्णय भी ईवीएम में घोटाला होता है ये प्रूव करता है। चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ये घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाओ। चुनाव आयोग ने कितनी मशीनें लगाई घोटाला पकड़ने के लिए? 0.33%। कितनी मशीनें लगाई? 0.33%। 0.33% कितना होता है? अगर 0.50 अगर होता तो आधा परसेंट होता, मगर ये आंकड़ा 0.33% है। इसका मतलब है आधा परसेंट भी नहीं है। घोटाला पकड़ने के लिए जितनी ज्यादा मशीनें लगाओ उतना ज्यादा घोटाला पकड़ा जा सकता है। तो चुनाव आयोग ने क्या किया? घोटाला पकड़ में ना आए, ना पकड़ा जाए, इसलिए चुनाव आयोग ने 0.33% मशीन लगाया। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है क्या? मैं सबूतों के साथ बोल रहा हूं। चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है। अब आप देहात के रहने वाले लोग ये खेती को बाढ़ क्यों लगाते हो? खेती में बाढ़ क्यों लगाते हो? जानवरों से फसल की रक्षा करने के लिए ना। तो जो बदमाश लोग हैं चुनाव में घोटाला करने वाले, उनको रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग बनाया। तो चुनाव आयोग नाम का बाढ़ मनाया, तो बाढ़ ही खेती खा रहा है। एक चुनाव आयोग बाढ़ की तरह है और बाढ़ ही खेती खा रहा है। अब कैसी रक्षा होगी? चुनाव आयोग ये सारा का सारा घोटाला कर रहा है। चुनाव आयोग का इसमें इंटरेस्ट नहीं है घोटाला पकड़ा जाए, इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 2014, 2015, 2016 3 साल चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाई, तो चुनाव आयोग का दोष है। ईवीएम मशीन से ज्यादा चुनाव आयोग दोषी है। ईवीएम मशीन से ज्यादा चुनाव आयोग दोषी है। मशीन अपने आप घोटाला नहीं करती जब तक मशीन को ऑपरेट करने वाला इंसानी दिमाग काम ना करे। तो इंसानी दिमाग तो चुनाव आयोग के पास है, तो चुनाव आयोग घोटाला करवा रहा है। उसको रोकने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट गया और मेरे ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मेरे केस में कि 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाए। ये मेरा 24 अप्रैल 2017 का जजमेंट है। तो मेरे जजमेंट से क्या हो गया था कि 100% पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंट होती।
तो घोटाला पकड़ा जा सकता था। तो चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये तीन लोग मिल गए और कांग्रेस ने फरवरी 2019 के लोकसभा के चुनाव में एक केस लेकर गए। क्या केस लेकर गए? अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस का केस लेकर गए। ये वामन मेश्राम का जो केस है, इस केस के अनुसार 13 लाख से लेकर 18 लाख तक पर्चियां गिननी पड़ेगी, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस ने क्या कहते हैं? ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हुआ तो चलेगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। है समझ में आ रहा है? फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हुआ तो चलेगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मेरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा लिखा ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए? बताओ, वकील को कहा, कांग्रेस के वकील को कहा, बताओ कहां लिखा हुआ है? फ्री फेयर ट्रांसफर, हाँ ये लिखा है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तुम फरवरी में चुनाव घोषित करते हो, रिजल्ट मई में लगाते हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तुम खुद ही 4-4 महीने चुनाव का प्रक्रिया चलाते हो और तो खुद ही कहते हो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर रिकाउंटिंग करने का जो ऑर्डर वामन मेश्राम का है, अगर उससे 4 दिन लेट हो गया तो पहले 4 महीने चला रहे हो भाई। अगर 4 महीने लेट नहीं है तो 4 दिन और ऐड करने से कौन सा लेट होगा? नहीं होगा। तो फिर 4 दिन रिकाउंटिंग करने के लिए आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए कारण क्या बता रहे हो कि नहीं लेट हो रहा है। कौन बोल रहा है? चुनाव आयोग बोल रहा है। तो चुनाव आयोग, बीजेपी, चुनाव आयोग और कांग्रेस तीनों मिलकर कोर्ट में गए, केस लेकर गए कांग्रेस वाले कि नहीं ये वामन मेश्राम का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो साइड रख, मिलान करवाओ 50%। ये 100% वोट है ईवीएम में, जो ईवीएम घोटाला करता है उसमें 50% केवल मिलान करवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कितना दिया? नहीं 50% मंजूर नहीं, 1% मिलान करवा। ये 1% में आप चोरी पकड़ना चाहते पकड़ लो। मेरे पास 100% चोरी पकड़ने के लिए ऑर्डर है कि नहीं, इससे तो चोरी पकड़ी जाएगी। चोरी थोड़ी पकड़ना है, समय बचाना है। 4 महीने समय बर्बाद करने के बाद समय बचाना है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करना है। अरे सबसे बड़ा मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन कि चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मुक्त चुनाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। इसके लिए 8 दिन और लगते तो लेना चाहिए। जनता सेंट्रल में या स्टेट में जिसकी सरकार बनाना चाहती है, जनता के पास अधिकार है। उसके अधिकारों पर रोक लगाने का काम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट को रोकने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। ये सब चुनाव आयोग करवा रहा। तो देश में जो घोटाला चल रहा है, अकेले चुनाव आयोग के पास पावर है रोकने का, और चल रहा है तो इसका मतलब अकेला चुनाव आयोग ही करवा रहा है। तो आने वाले समय में हम दिल्ली में चुनाव आयोग के विरोध में भी एक बड़ा, जैसे नागपुर गए थे ना लाखों लोग लेकर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, उसी तरह से बड़ा मोर्चा लेकर जाएंगे चुनाव आयोग को। ये करना होगा क्योंकि लोकतंत्र को बचाना, देश को बचाना
और संविधान को बचाना 3 बड़े मुद्दे हैं। ये जो ईवीएम घोटाले के साथ 3 बड़े मुद्दे हैं, लोकतंत्र को बचाने का, देश को बचाने का। देश को कैसे? मान लो ईमानदारी से जनता के पास अधिकार है सरकार बदलने का और सरकार बनाने का। कौन सी सरकार दिल्ली में होनी चाहिए, कौन सी सरकार नहीं होनी चाहिए, ये अधिकार जनता के पास है। अगर जनता को ये अधिकार से वंचित किया गया तो जनता कहेगी अच्छा तो शांतिपूर्ण तरीके से लोग नहीं मान रहे तो हथियार उठाना पड़ेगा। जनता क्या बोलेगी? ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से मान नहीं रहे, हथियार उठाना पड़ेगा, ऐसा लगता है हथियार उठाना पड़ेगा। तो कौन खतरे में डाल रहे? जो लोग शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न नहीं करवा रहे हैं वो लोग देश को खतरे में डाल रहे। जब हथियार बंद आंदोलन होगा तो संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा? संविधान भी खतरे में पड़ेगा, लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेगा, देश भी खतरे में पड़ेगा। तो इसलिए ये ईवीएम बहुत बड़ा शासक जातियों का 3.5% ब्राह्मणों का ये सारा खेल है। जब काशीराम जी ने 81 में DS4 बनाया था, याद है आप लोगों को? कुछ पुराने लोगों को मालूम होगा। DS4 बनाया था, हम तो थे। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति 81 में बनाया। और जैसे ही बनाया उन्होंने हरियाणा का चुनाव लड़ा और चुनाव में उन्होंने वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नारा लगाया। तो कांग्रेस को लगा अरे ये तो बहुत खतरनाक नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा। यानी वो कांग्रेस को कह रहे थे हमारे लोग, वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस को लगा कि रोकना पड़ेगा भाई, ये काशीराम वाला मामला जो है ये रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए तो 84 में ईवीएम का प्रस्ताव पारित किया। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी मिलकर, पता है आप लोगों को, 84 में एक कानून बनाया और अटल बिहारी और इंदिरा गांधी ने मिलकर कानून बनाया। ये ईवीएम मशीन अगर कांग्रेस अकेले चलाती तो नहीं चलती, अकेले बीजेपी चलाती तो नहीं चलती। 2 नेशनल पार्टियां ईवीएम चला रही है। 2004-2009 में कांग्रेस को 10 साल फायदा हुआ और 10 साल के आधार पर बीजेपी को 14 और 19 को फायदा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस को कहा तुम्हारे घोटाले के बारे में हम चुप रहते हैं, हमें भी घोटाला करने। कांग्रेस ने कहा 5 साल कर, नहीं 10 साल तुमने, 10 साल हमको भी होना। ओके ठीक, तुम 10 साल कर। तो 10 साल कांग्रेस का घोटाला, बीजेपी वाले चुप। बीजेपी का घोटाला, कांग्रेस वाले चुप। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। ये तो कांग्रेस वाले डेली बीजेपी के विरोध में बोलते, बीजेपी वाले डेली कांग्रेस के विरोध में बोलते, ईवीएम के विरोध में दोनों नहीं बोलते। क्यों? चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई लोग, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। जब कोई कांग्रेस छोड़ता है तो बीजेपी में जाता है, बीजेपी छोड़ता है तो कांग्रेस में जाता है, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिद्धांत क्या है? ब्राह्मण का राज देश में हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रहना चाहिए। यही मूल सिद्धांत है दोनों का। इसको अगर बदलना चाहते हो आप लोग तो ईवीएम हटाए बगैर ये बदलना संभव नहीं है। ईवीएम ने ब्राह्मण राज को परमानेंट राज में बदल दिया। ये खतरा है, इसको रोकना होगा। ये रोकने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार।